फोटोसिंथेसिस। और मेरे को अच्छे से पता है कि अपने नीट में बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होती है। लगभग लगभग सारे बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत होती है, आखिरी तक अपने को पता ही नहीं चलता कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बोलता हूं कि इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ आपका याद हो जाएगा। बिल्कुल आसान भाषा में चलेंगे, आसान तरीके से चलेंगे, बस मेरे साथ साथ रहना, मेरी आवाज के साथ और ये पेंसिल की टिप के साथ रहना, ठीक है। देखो यहां पर हमने गमले में एक पौधा उगा दिया, ये अपना पौधा है, और यहां पर भाई सूरज निकला हुआ है, सनलाइट आ रही है, और यहां पर क्या है, पौधे में जाहिर सी बात है गमले में हम क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, और एनवायरमेंट में क्या है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। अब ये सनलाइट कहां पड़ेगी भाई, इसकी पत्तियों पे, है ना, इसकी पत्तियों पे ये सनलाइट पड़ेगी, और क्या है CO2 को, है ना, हम बोलते हैं ना कि 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं CO2 को अब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, वही ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में काम आती है, ठीक है। और क्या है, ये CO2 को भी क्या है, पत्ते ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, और पानी हम यहां से डाल रहे हैं, और इन्हीं तीनों का यूज करके ये पौधा अपना खाना बना पा रहा है ना, और इसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। देखो खाना बनाना मतलब सिंथेसिस करना, फोटो मतलब लाइट का यूज करके सिंथेसिस करना, इसी को बोल दिया हमने फोटोसिंथेसिस। और इसी चीज को जो मैंने यहां पे डायग्राम में आपको बताया है, इसी चीज को अगर रिएक्शन में देख ले तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन आपको मिल जाएगी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, कि भाई पानी का यूज किया, कि भाई लाइट का यूज किया, और क्या बन गया, खाना बन गया, ग्लूकोज बन के यहां पे तैयार हो गया है, ठीक है। और क्या है, ऑक्सीजन निकलेगी जिससे हम सांस लेते हैं, बोलते हैं ना पेड़ पौधे ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। अब देखो यहां पर यही 3 चीजें मैंने लिख ली है कि भाई लाइट थी, लाइट लिख लिया, CO2 थी, CO2 लिख लिया, और ये वाटर था तो ये वाटर लिख लिया। अब हमने बोला कि इन तीनों का यूज करके ये जो पौधा है ये अपना फूड यानी खाना बना रहा है, ठीक है। बट क्या ये रिएक्शन डायरेक्ट हो जाती है कि डायरेक्ट खाना बन जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं बनेगा। पहले ये पौधा क्या करेगा, इन तीनों का यूज करके एनर्जी बनाएगा, एनर्जी जैसे कि ATP हो गई, NADPH होगी। अब एनर्जी का यूज करके फिर वो फाइनली अपना फूड बनाएगा। तो यहां पर 2 रिएक्शन बन जाती है, पहले एनर्जी बनी, फिर क्या है, फूड बना। तो देखो यहां पर ये वाली रिएक्शन हो गई, ये लाइट के कनेक्टेड है, देख पा रहे हो आप, लाइट से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो ये हो जाएगी लाइट रिएक्शन, और एनर्जी का यूज करके फूड बनाया, ये हो जाएगी अपनी डार्क रिएक्शन। अब ये कहां होंगी, कैसे होंगी, उनकी बात भी करेंगे, टेंशन मत लो, बट पहले ये देख लेते हैं। देखो जो ये लाइट रिएक्शन है ना, लाइट रिएक्शन है, इससे अपने को क्या मिल रही है, यहां पे एनर्जी मिल रही है। अब एनर्जी के बनने को हम क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। ATP के बनने को क्या बोलते हैं, फोस्फोराइलेशन। अब ये फोस्फोराइलेशन यानी एनर्जी की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, लाइट का यूज करके हो रही है, तो लाइट के लिए वर्ड आ गया फोटो, यानी फोटो फोस्फोराइलेशन। अब ये 2 टाइप की हो सकती है, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, डिटेल में आगे मैं बताऊंगा, यहां पर थोड़ा सा आइडिया आपको बता देता हूं। साइक्लिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन था वो घूम फिर के वहीं पर आ गया ना, साइकिल बन रही है। नॉन साइक्लिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो था वो घूम के वापस नहीं आ पाया, वो कहीं पे गुम हो गया। कहां गुम हो गया, एनर्जी बनाने में गुम हो गया, ठीक है। फर्क क्या होगा, असल फर्क क्या होगा वो आगे मैं बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन ये होगी साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, और नॉन साइक्लिक वाली को Z स्कीम भी बोल दिया जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम भी बोल दिया जाता है। अब बात करते हैं लाइट के बाद डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। तो डार्क रिएक्शन में अपने पास 3 ऑप्शन आएंगे, या तो C3 साइकिल, या C4 साइकिल, या फिर कैम पाथवे, है ना। कैसे बातें चलेंगी वो आगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहां पे ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। देखो अब हम पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि भाई अपने जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे कलर के होते हैं, उनको याद कैसे करना है। तो ये अपने पिगमेंट है भाई, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, कैरोटीन्स, ज़ैंथोफिल, ये इनके कलर हैं, ठीक है। अब इसको कलर को याद कैसे रखना है, तो सिंपली क्या है, विबग्योर आपको लिख लेना है। अब विबग्योर में ब्लू से शुरू करना है ना, ब्लू और ग्रीन का यहां पर जोड़ा बना दिया, फिर नेक्स्ट का जोड़ा बना दिया, फिर नेक्स्ट का जोड़ा बना दिया। और ट्रिक क्या बोलती है, ABC, है ना, यहां पे 3 जोड़े बन गए अपने, और ABC, A यानी क्लोरोफिल A, B यानी क्लोरोफिल B, C यानी कैरोटीन्स हो जाएगी, C यानी कैरोटीन्स हो जाएगी। मतलब क्लोरोफिल A का कलर कैसा होगा, ब्लू ग्रीन होगा, ब्लू ग्रीन होगा, और क्लोरोफिल B का ग्रीन येलो, या फिर येलो ग्रीन, कुछ भी बोल लो। क्लोरोफिल ये C नहीं है ना, याद रखना, C4 कैरोटीन चाहिए, ठीक है। तो कैरोटीन का कलर कैसा होगा, येलो ऑरेंज होगा, येलो ऑरेंज। और ज़ैंथोफिल का कलर कैसे याद रखें, ज़ैंथोफिल में क्या करो, ये X है तो X को ये वाला जो डंडा है इसको उड़ा दो, तो बच क्या जाएगा, Y बच जाएगा, तो Y से अपना क्या बच गया, येलो बन गया,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई जो ये चीजें हो रही थी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये कहां पर हो रही थी? तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा इस पत्ती में है, ऐसा इस लीफ में है कि इसके अंदर सारी चीजें हो रही हैं, है ना। पेड़ की पत्तियों में ही तो होता है, वो हरे रंग की होती हैं। तो पेड़ की पत्ती में ऐसा क्या है जहां पे लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हो रही है? देखो, ये एक पेड़ की पत्ती है, तो इस पेड़ की पत्ती में अगर हम अंदर जाएंगे तो अपने को डबल मेम्ब्रेन वाली एक स्ट्रक्चर मिलेगी। देखो ये डबल मेम्ब्रेन मैंने बनाई है, डबल मेम्ब्रेन वाली एक स्ट्रक्चर मिलेगी जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल देंगे। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब हम जाएंगे तो अपने को क्या मिलेंगे? थाइलाकोइड्स मिलेंगे। तो थाइलाकोइड के अलावा जो ये खाली स्पेस है व्हाइट कलर का, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोल दिया करते हैं। और थाइलाकोइड भी कैसे मिलेंगे? दो टाइप के मिलेंगे। पहले कौन से? देखो, एक तो ये वाले हैं कि ये भाई थाइलाकोइड है, ये दूसरा थाइलाकोइड, ये तीसरा थाइलाकोइड, ये चौथा थाइलाकोइड, और ये चार थाइलाकोइड ऐसे मिलके एक बिल्डिंग सी बना रहे हैं। तो इस थाइलाकोइड की बिल्डिंग को क्या बोल देंगे? ग्रेना बोल देते हैं। अब ये वाले थाइलाकोइड ग्रेना में है तो इन थाइलाकोइड को बोल देंगे ग्रेनल थाइलाकोइड। ये कैसे है? ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड। ठीक है, अब ये भी एक ग्रेना है, ये भी एक ग्रेना है, और ये वाला जो थाइलाकोइड है ये इन ग्रेना को क्या है? आपस में जोड़ रहा है। और ये थाइलाकोइड कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोमा में, तो इसको स्ट्रोमल थाइलाकोइड बोल देंगे। ठीक है, दो टाइप के थाइलाकोइड हो गए, ग्रेनल थाइलाकोइड और दूसरे स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो गए। दोनों में क्या फर्क होता है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। देखो वही चीज है, ये एक ग्रेना है, ये एक ग्रेना है, ये ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल थाइलाकोइड, ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, ये भी ग्रेनल, और ये क्या होगा? दोनों को ग्रेना को जोड़ रहा है, ये हो गया स्ट्रोमल थाइलाकोइड हो गया। ठीक है, अब ये वाली क्या हो जाएगी? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन हो जाएगी, जाहिर सी बात है। और थाइलाकोइड के अंदर का जो स्पेस होगा उसको थाइलाकोइड का ल्यूमन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर फर्क क्या होता है ग्रेनल थाइलाकोइड स्ट्रोमल में, वो हम देखने जा रहे हैं कि ग्रेनल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम लगे होते हैं। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, इसी फ्लो में याद रखना, 2 वाला पहले फिर 1। ठीक है, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1। अब यहां पर खास बात क्या है? 20 स्टार, 50 स्टार, 100 स्टार लगा लेना इस बात के कि स्ट्रोमल थाइलाकोइड के अंदर ओनली एंड ओनली PS1 होता है, PS2 जो है वो नहीं होता है, ओनली PS1 होता है। यहां हमने फर्क देख लिया। ठीक है, अब हम थोड़ी सी यहां पे बात करने जा रहे हैं। देखो हमने पिगमेंट किए थे, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ेंथोफिल होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो क्लोरोफिल ए जो होता है ना, उसको ऐसे याद रखना कि वो भाई सरपंच होता है गांव का। देखो ये रेड कलर का जो दिख रहा है क्लोरोफिल ए है, वो गांव का सरपंच होता है जिसको रिएक्शन सेंटर बोल दिया जाता है। अब गांव के सरपंच के आसपास के लोग कैसे होंगे? बाकी के लोग तो नॉर्मल नागरिक होंगे, है ना। नॉर्मल नागरिक कौन से हो गए? अपने क्लोरोफिल बी हो गया, कैरोटीन्स हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया। देखो मेरी बात याद करो, हमने क्या किया था? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल। अब इनमें से जो क्लोरोफिल ए है वो हमने सरपंच बना दिया, और बाकी के लोग गांव के बाकी के लोग हैं कि क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स, ज़ेंथोफिल बाकी के नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, अब होगा क्या? इनको क्या बोल देते हैं हम मिला के? इनको क्या बोल देते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कि ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इनको एंटीनी बोल दिया जाता है, या फिर इनको एक्सेसरी काम कर रहे हैं तो इनको एक्सेसरी पिगमेंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब होगा क्या? लाइट आएगी, मान लो यहां से सनलाइट आई, यहां से सनलाइट आई, यहां से हर जगह से सनलाइट आएगी। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, नाम में आ रहा है, ये लाइट को हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये लाइट को पकड़ पकड़ के क्या है? अपने सरपंच के पास पहुंचाएंगे, क्लोरोफिल ए यानी रिएक्शन सेंटर के पास पकड़ पकड़ के पहुंचाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर फर्क क्या होता है? PS1 और PS2 में हमने देखा था फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए, अगर उसकी अब्जॉर्प्शन पीक 700 नैनोमीटर हो तो PS1 रहेगा, और 680 नैनोमीटर हो तो PS2 रहेगा। मतलब क्या है? अगर कोई लाइट आ जाती है मान लो 650 नैनोमीटर की, तो 650 इससे भी कम है, इससे भी कम है, मतलब दोनों काम करेंगे। अगर आ जाती है 690 नैनोमीटर की, तो 690 पे भाई 680 से ऊपर हो गया, मतलब PS2 काम नहीं कर पाएगा, ये काम कर देगा। ठीक है, अगर आ जाती है 720 नैनोमीटर की, तो 720 पे भाई ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा आ गई। तो इनकी अब्जॉर्प्शन पीक अपने को याद रखनी है। और इसके अलावा क्या क्या फर्क होते हैं PS1 और PS2 में, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अपने वो काम आने वाले हैं। PS1 और PS2 की बात कर रहे हैं तो 3 फर्क होंगे इनमें। एक तो एंजाइम का फर्क होगा, एक पिगमेंट का फर्क होगा, एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का फर्क होगा। पिगमेंट का फर्क तो हमने देख लिया कि क्लोरोफिल ए की पीक इसमें 700 होगी, इसमें 680 होगी। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर PS1 में रहेगा आयरन सल्फर प्रोटीन, PS2 में रहेगा फेइयोफाइटिन। और ये आपको भाई हर हाल में याद होने चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी। एंजाइम की बात करेंगे तो PS1 में NADP रिडक्टेज रहेगा, PS2 में क्या है? वाटर की फोटोलिसिस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो रहेगा। फिर से बोल रहा
हूं, ये आपको सारी चीजें हर हाल में याद होनी चाहिए, नहीं तो ये चैप्टर आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। हमने बात की थी ना कि लाइट रिएक्शन में एक साइक्लिक होगी, एक नॉन साइक्लिक होगी। नॉन साइक्लिक को मैंने बताया था कि जेड स्कीम भी बोल दिया जाता है। अब नॉन साइक्लिक में कैसे चीजें चलेंगी वो बातें हम इसके थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये क्या है भाई, ये थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड है, और अंदर क्या होगा, थाइलाकोइड का ल्यूमन होगा, ये क्या होगी, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होगी। मैंने आपको बताया था थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम लगे होते हैं। ये देखो फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। ये सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा, इसको देख के घबराओ मत, टेंशन मत लो, मेरे साथ चलो। ठीक है, तो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है, यहां पर फोटो सिस्टम 1 लगा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, यहां से सनलाइट आई और सनलाइट किस पे स्ट्राइक की, PS2 पे स्ट्राइक करी। अब इस पे लाइट स्ट्राइक करते ही इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हो गई अप हिल मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ जाएगा तो उसको बोल देंगे डाउन हिल मूवमेंट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर की तरफ गया। अब हमने देखा था कि PS2 के केस में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो फेइयोफाइटिन होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, फेइयोफाइटिन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन नीचे किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आ जाएगा। देखो ये बन रही है अपनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या क्या होगा, प्लास्टोक्यूनिन होगा, साइट्रोक्रोम B6F होगा, और क्या होगा, प्लास्टोसियानिन होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फेइयोफाइटिन से किसके पास आया, प्लास्टोक्यूनिन के पास आया, फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आया, और फिर कहां चला जाएगा, PS1 के पास चला जाएगा। अब यहां पर एक बात याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन के पास आता है तो ये एक प्रोटॉन को अंदर फेंक देता है। प्रोटॉन मतलब H+ की बात हो रही है, ये H+ को अंदर फेंक देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अपना इसके पास आ चुका है। अब PS1 पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो PS1 का क्या होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमने देखा था आयरन सल्फर प्रोटीन है, तो FeS इसको एक्सेप्ट करेगा। फिर FeS से कहां जाएगा, फेरोडॉक्सिन पे जाएगा। अब हमने बात की थी कि PS1 के पास एंजाइम कौन सा होता है, NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज, तो ये NADP रिडक्टेज इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके क्या बना देगा, NADPH एनर्जी बना देगा। तो पहली एनर्जी अपने पास यहां आ चुकी है, NADPH कहां से आई, ये इलेक्ट्रॉन का यूज करके आई। ठीक है, यहां पे एंजाइम कौन सा था, NADP रिडक्टेज PS1 के पास। ठीक है, ये इतनी सी बात यहां पे अपने को समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं, बाहर क्या है भाई, स्ट्रोमा है, जाहिर सी बात है। इसके थाइलाकोइड के बाहर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा होगा, है ना, और ये क्या है, थाइलाकोइड का ल्यूमन है। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, यहां पर 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से अंदर जो है थाइलाकोइड के ल्यूमन में जो प्रोटॉन है, जो H+ है, वो बढ़ते जा रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, बाहर के कंपैरिजन में। कैसे हो रहे हैं, देखो अब यहां पे एक बात सुनो मेरी, ये इलेक्ट्रॉन PS2 से निकला था और ये यहां पर खत्म हो गया एनर्जी बनने में। तो जाहिर सी बात है एक दिन ऐसा आएगा कि PS2 के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, है ना, क्योंकि इसके पास तो वापस घूम के आ ही नहीं रहे हैं ना, यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा इसके इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कौन करता है, कि जो ये लाइट आ रही थी ना, इसकी वजह से वाटर की फोटोलिसिस हो रही थी। पानी की फोटोलिसिस जब होगी, पानी जब टूटेगा तो क्या मिलेगा अपने को, ऑक्सीजन मिलेगी, जो कि एक तरीके से प्लांट के लिए तो एक तरीके से बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, पर हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, और क्या टूटा भाई, ये प्रोटॉन बने, ये भी अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, है ना, ये अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, और क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी आपूर्ति कर देंगे। ठीक है, तो 2 केस ऐसे हो गए जिसकी वजह से H+ यहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक तो यहां पे मैंने बताया था प्लास्टोक्यूनिन से यहां पे आएंगे, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, 2 यहां पर हो गए। तीसरा केस है, अब देखो यहां पर जो ये H+ एनर्जी बनाने में यूज हो रहा है ना, ये H+ जो एनर्जी बनाने में यूज हो रहा है, ये कहां से निकल रहा है, बाहर है, तो भाई जाहिर सी बात है ये स्ट्रोमा से निकल के यूज हो रहा है ना। तो 3 ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके रिजल्ट में क्या है कि अंदर की जो कंसंट्रेशन है वो बाहर के कंपैरिजन में बढ़ती जा रही है, किसकी, प्रोटॉन्स की, कि भाई एक तो इससे बढ़ रहे हैं वाटर की फोटोलिसिस से, एक प्लास्टोक्यूनिन यहां पे फेंक रहा है, और स्ट्रोमा में भाई यहां पर कम होते जा रहे हैं। तो यहां पर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बाहर कम होती जा रही है, तो एक क्या बन जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। हाँ,
तो बाहर क्या है भाई, बहुत सारे H+ इकट्ठे हो गए, अब उसको रिमूव करना जरूरी है। तो उनको रिमूव कहां से करते हैं, हमें एक बुलंद दरवाजे से, और इस बुलंद दरवाजे को बोलते हैं एटीपी सिंथेज, जिसमें क्या है ये CF नोट हो जाएगा, ये CF1 इसके पार्ट हो जाएंगे। अब एटीपी सिंथेज से जब ये H+ निकलेंगे तो क्या है, एटीपी की फॉर्मेशन होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हो एनर्जी दो तरीके से बनी, एक तो NADPH कहां बन रही है, कैसे बन रही है हमने देख लिया, और एटीपी कहां बन रही है, कैसे बन रही है, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो वापस नहीं आ रहा है, वो यहां पे खत्म हो गया। इसके इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, वाटर दे रहा है। अब नॉन साइक्लिक के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करने वाले हैं, साइक्लिक की। अब साइक्लिक में अपने को करना क्या है बेसिकली, कि ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर दो कि PS2 जो है वो काम ना कर पाए। अब PS2 दो केस ऐसे होंगे जहां काम नहीं कर पाएगा। एक तो क्या है कि जो लाइट की वेव वेवलेंथ है, इसकी पीक क्या होती है, 680 होती है, तो 680 से ज्यादा वेवलेंथ की आप लाइट दे दो तो PS2 अपना काम नहीं करेगा। दूसरा केस क्या होगा, देखो जो स्ट्रोमल थाइलाकोइड होते हैं उनके पास ओनली PS1 होता है। तो स्ट्रोमल थाइलाकोइड में अगर चीजें चलेंगी तो कुछ ऐसी चलेंगी, क्योंकि उनके पास PS2 तो होता ही नहीं है। तो ये दो केस ऐसे हो गए, एक तो लाइट ये 680 से ऊपर, एक स्ट्रोमल थाइलाकोइड जहां पे PS2 अपने को एलिमिनेट करना है। तो सिर्फ PS1 की बात हो रही है। अब हुआ क्या, वही होगा, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है भाई, आयरन सल्फर प्रोटीन है। अब आयरन सल्फर से फिर वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा कि प्लास्टोक्यूनिन, फिर क्या है साइटोक्रोम B6F, फिर क्या है प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोक्यूनिन वही काम करेगा, H+ को अंदर फेंक के मारेगा। अब यहां पर ये ग्रेडियंट बनता जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखो, यहां पर देखो PS2 के पास है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का एंजाइम था वो PS2 के पास था। मतलब साइक्लिक में कहीं भी वाटर की फोटोलिसिस हो नहीं रही है, ठीक है। और जरूरत भी नहीं अपने को, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो है ना ETS में गया, और फिर यहां से दोबारा से PS1 के पास आ गया। तो इसके इलेक्ट्रॉन गुम ही नहीं हो रहे, तो चाहिए ही नहीं, है ना, इसको चाहिए ही नहीं, तो इसके साइकिल ये बन रही है। तो यहां पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन गुम ही नहीं हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यूज ही नहीं हो रहा है, तो यहां पर भाई NADP वाली भी क्या है, अपने पास एनर्जी नहीं बन रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूम के वापस आ रहा है, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो NADPH वाली एनर्जी यहां पे नहीं बन रही है, पहली बात। दूसरी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर यहां पे नहीं हो रहा है, क्योंकि PS2 ही नहीं है, तो फोटोलिसिस कहां से होगा, और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साइकिल बन के इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, ठीक है। बट यहां पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट तो बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि प्लास्टिक यूनियन मैंने बोला था प्रोटॉन को अंदर फेंक के मारेगा, तो अंदर प्रोटॉन ज्यादा होते जा रहे हैं बाहर के कंपैरिजन में। अब भाई यहां पर भर जाएंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि भाई ग्रेडियंट बन गया, उसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ेंगे कैसे, वही बुलंद दरवाजा है एटीपी सिंथेसिस, उसके थ्रू क्या है प्रोटॉन निकलेंगे, तो यहां पे एटीपी एनर्जी मिलेगी। तो यहां पे फर्क हमने क्या देखा कि यहां पे सिर्फ और एटीपी वाली एनर्जी मिलती है साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में NADPH वाली भी थी और ATP वाली थी। और क्या फर्क देखा, वाटर की फोटोलिसिस नहीं हो रही है, यहां पे वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। और क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन इसमें जहां से घूम के गया वहीं पे वापस आ रहा है, इसमें वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ये चीजें हमने देखी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की। अब देखिए यहां तक हमने अपनी लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं डार्क रिएक्शन की। और मैंने आपको बोला था हम डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल देखेंगे, C4 साइकिल देखेंगे और कैंप पाथवे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं C3 साइकिल की, जिसको केल्विन साइकिल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। यहां पर हो क्या रहा है एक बार वो देखते हैं। तो यहां पर तीन चीजें हो रही हैं, एक कार्बोक्सिलेशन, एक रिडक्शन, एक रीजनरेशन। अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए ना तो यूट्यूब पे लिख देना कि केल्विन साइकिल या C3 साइकिल ट्रिक बाय केवी एजुकेशन, वो भी मिल जाएगी। बट यहां पे मैं है ना ट्रिक नहीं इस्तेमाल करूंगा, चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। देखो यहां पर अपने पास एक कंपाउंड है राइबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो इस 5 कार्बन के कंपाउंड को अगर हम CO2 प्रोवाइड करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर से आई है, तो 1 कार्बन इसमें, 5 कार्बन इसमें, तो टोटल अपने पास 6 कार्बन हो जाएंगे। और CO2 वाले स्टेप को क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलेशन, है ना, CO2 से ही वर्ड आया है। तो यहां पर 6 कार्बन अपने पास अवेलेबल हैं। तो 6 कार्बन में से हमने क्या किया, 3 कार्बन के हमने 2 कंपाउंड बना दिए, है ना, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बना दिए, टोटल 6 कार्बन हो गए। तो उस कंपाउंड का नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब हो गया क्या, इसमें रिडक्शन होगी, और रिडक्शन से क्या हो जाएगा, इससे ट्रायोज फॉस्फेट बन जाएगा। ट्रायोज मतलब ये भी 3 कार्बन का है, और कितने होंगे, 2। अभी तक कार्बन बराबर चल रहे हैं। अब होगा क्या,
इसमें से एक कार्बन यहां निकल जाएगा, एक कार्बन यहां निकल जाएगा, जिससे हमें सुक्रोस बनाना है ना। सुक्रोस क्या है, बेसिकली खाना बनाना है ना प्लांट को, तो यहां पर सुक्रोस बन गया। तो एक कार्बन यहां निकल गया, तो यहां पर कितने बच गए, 5 कार्बन बच गए। फिर 5 कार्बन से रीजनरेट होके क्या बन जाएगा अपना राइबोलोस 1,5 बिस्फोस्फेट। अब देखो यहां आपसे कोई पूछ ले कि यहां पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, देखो इसको हम बोल देते हैं RUBP, ठीक है, RUBP इसको बोल देते हैं। और यहां पे एंजाइम होता है रुबिस्को, है ना। रुबिस्को क्या करवाएगा, ये CO2 की इसके साथ फिक्सेशन करवा रहा था, तो यहां पे रुबिस्को एंजाइम का यूज होता है, ठीक है। ये तो हो गई C3 साइकिल। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, C4 साइकिल की बात करने वाले हैं। देखो C4 साइकिल में 2 टाइप की सेल होती हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल होती हैं। अब मेसोफिल सेल में क्या होता है, मेरे साथ साथ रहना, इस पेंसिल की टिप के साथ रहना, ठीक है। मेसोफिल सेल में क्या होता है, देखो ये एटमॉस्फेयर में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भाई मेसोफिल सेल में आ गई और अंदर आके इसने क्या बना दिया, HCO3- बना दिया। अब इसमें कितने कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है। और यहां पे क्या था, पेप था, यानी फोस्फोइनोल पाइरुवेट था। इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। तो ये 1 कार्बन, ये 3 कार्बन, दोनों ही क्या बना देंगे, एक 4 कार्बन का एसिड बना देंगे, जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पर देखो CO2 की यहां पर क्या हो रही है, फिक्सेशन हो रही है, तो इस स्टेप को फिक्सेशन बोल दिया गया, ठीक है। अब ये 4 कार्बन का जो एसिड है मेसोफिल सेल में से बस पकड़ के यानी ट्रांसपोर्ट करके कहां आ गया, बंडल शीथ सेल में आ गया। मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में आ गया क्या, ये 4 कार्बन का एसिड देखो यहां पर आ चुका है। अब इस 4 कार्बन में से अपने को क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब रिमूव करना है, क्या, कार्बोक्सिलेशन यानी CO2 को रिमूव करना है। तो यहां पर 4 कार्बन थे, 1 कार्बन आपने CO2 में रिमूव कर दिया, तो बच कितने जाएंगे, 3 कार्बन बच जाएंगे। CO2 का क्या होगा, वो केल्विन साइकिल में एंट्री ले जाएगी, मतलब CO2 के साथ अभी ये सेम प्रोसेस जो यहां पे हो रही थी, ये CO2 के साथ यही वाली प्रोसेस चलेगी, है ना। यहां पे तो ये काम हो गया। अब ये C3 एसिड जो बना है, 3 कार्बन का एसिड है, ये ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीथ में से दोबारा से मेसोफिल सेल में चला जाएगा। अब मेसोफिल सेल में इसकी रीजनरेशन होगी, फिर से ये 3 कार्बन का ना, 3 कार्बन से 3 कार्बन का ये, है ना, पेप बन जाएगा, फोस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या है, 2 चीजें देखी, हमने 2 चीजें देखी, एक C3 साइकिल, एक C4 साइकिल। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बताओ। तो C3 साइकिल में हमने देखा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन था, इसने CO2 को एक्सेप्ट किया था, तो कौन है, RUBP यानी राइबोलोस 1,5 अब बिस्फोस्फेट हो गया, ठीक है। और C4 में कौन था प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, हम बात करें तो C4 में कौन था, इसने CO2 को एक्सेप्ट किया था फोस्फोइनोल पाइरुवेट ने। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर CO2 फिक्सेशन पहला प्रोडक्ट क्या बना। तो इसमें बात करें अगर C3 साइकिल में अगर बात करें तो CO2 फिक्सेशन होने के बाद पहला प्रोडक्ट क्या बना, ये बना 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और इसमें बात करें C4 साइकिल में तो CO2 फिक्सेशन जब हुई पहला प्रोडक्ट क्या बना, 4 कार्बन का एसिड बना, जिसको आपको याद रखना है कौन सा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहां पे हमने डायरेक्ट बात कर ली थी इन प्लांट की, बट इनके बारे में कुछ खास बातें और भी हैं जो अपने को याद रखनी है। जैसे कि इनमें C4 प्लांट की बात कर रहे हैं, इनमें क्रांज एनाटॉमी होती है, जो स्पेशल टाइप की लीफ एनाटॉमी है, और ये बात तो हम कर चुके हैं। इसमें मेसोफिल सेल होती हैं और बंडल शीथ सेल अलग अलग होती हैं। और बंडल शीथ सेल की बात करें तो उनकी दीवारें जो होती है बहुत मोटी होती हैं। अब उनकी दीवारें थिक दीवारें होंगी तो जाहिर सी बात है गैसियस एक्सचेंज जो है वो भाई मुश्किल हो जाएगा। अब देखो इनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत लार्ज होता है और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है। अब किसी चीज की दीवारें, किसी सेल की दीवारें इतनी मोटी हैं तो जाहिर सी बात है उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। और खास बात क्या है C4 प्लांट की कि ये हाई टेम्परेचर को, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब एक एडवांस चीज बेसिकली है। इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगी। जो अपने C3 प्लांट होते हैं ना, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक गंदी बीमारी होती है, ये गंदी प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन। बट C4 प्लांट क्या है, एडवांस हो गए हैं, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, ये हाई लाइट इंटेंसिटी को भी टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन इनमें एब्सेंट होती है। एग्जांपल मेज, सोरगम, शुगरकेन, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब कैम प्लांट की बात करें तो कैम प्लांट क्या करते हैं, बेसिकली इन्होंने क्या करना है, पानी बचाना है। फॉर एग्जांपल कोई रेगिस्तान है, जैसलमेर में कोई एक पौधा है ना। अब जैसलमेर में तो भाई बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ती है। अब गर्मी पड़ती है तो भाई प्लांट के लिए भी वो हानिकारक है, उसका पानी का लॉस हो जाता है कि दिन में अगर वो अपने स्टोमेटा खुले रखता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू ही तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेना देना हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है ना, पानी का लेना देना, गैसेस का लेना
देना। तो अगर दिन में वो जैसलमेर वाला प्लांट अगर अपने स्टोमेटा खुले रखेगा तो इतनी गंदी गर्मी पड़ती है कि उसका स्टोमेटा के थ्रू सारा पानी उड़ जाएगा और प्लांट की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो उसने क्या किया भाई, कैम पाथवे अपना लिया कि भाई वो अपने स्टोमेटो को रात को खोलता है और दिन में बंद रखता है कि जब धूप निकलेगी कड़ाके की तब मैं बंद कर लूंगा स्टोमेटो को, और रात को अपनी प्रोसेस वो चालू रखता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन की। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में होती है, C4 प्लांट जो है वो थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नाम की गंदी बीमारी नहीं पाई जाती है। मैं इसको बार बार बोल रहा हूं, एक गंदी बीमारी है, गंदी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस से ना तो अपने को एटीपी मिलता है, ना NADPH मिलता है, ना एनर्जी मिल रही है, ना शुगर, मतलब ना खाना मिल रहा है, ना एनर्जी मिल रही है, फिर भी हो रही है। क्यों हो रही है? देखो, अपने लिए ह्यूमन की बात करें तो अपने को क्या है, ऑक्सीजन चाहिए, CO2 हमारे लिए बेकार है। प्लांट के साथ उल्टा होता है, इसको CO2 चाहिए अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और O2 तो इसके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर हो जाए, जहां पे CO2 कम हो गई और ऑक्सीजन ज्यादा हो गई, तो CO2 किसके साथ बाइंड करनी चाहिए थी? देखो यहां पर बात करते हैं, CO2 जो है इसके साथ बाइंड करनी चाहिए थी नॉर्मल कंडीशन में, बट अगर CO2 कम हो जाए, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, तो ऑक्सीजन इसकी जगह पे इसके साथ बाइंड कर जाती है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले ये एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था? ब्लैकमैन ने 1905 में। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी। ठीक है, देखो जैसे लीफ का अगर नंबर ज्यादा है तो भाई वो टोटल प्लांट क्या है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। लीफ का साइज पे भी डिपेंड करता है कि कितनी फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। लीफ की एज पे भी कि भाई अगर यंग है, वो जवान है, तो अच्छी फोटोसिंथेसिस करेगी। लीफ अगर बूढ़ी हो गई है, उसके क्लोरोप्लास्ट जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे, घटते जा रहे हैं, तो वो भी, है ना। ओरिएंटेशन से भी फर्क पड़ता है। ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर की प्लांट के अंदर के क्या फैक्टर हैं। अब बाहर के भी भाई, लाइट पे भी डिपेंड करेगी फोटोसिंथेसिस कितनी अच्छी हो रही है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, वाटर पे भी, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। तो बारी बारी से हम फीचर ये अपने फैक्टर देख लेते हैं। फीचर बोल रहा हूं, जुबान है भाई, फिसल जाती है कभी कभी, माफी चाहूंगा। लाइट का क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का क्या, वाटर का क्या, CO2 का क्या फर्क पड़ेगा, ये हम देख लेते हैं। देखो, हमें पता है, हमने पढ़ी थी, एक लाइट रिएक्शन देखी थी, एक डार्क रिएक्शन देखी थी। लाइट रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि फोटो सिस्टम पे लाइट आके पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकला और वो ऐसे घूम रही थी। मतलब लाइट रिएक्शन में खास हमने एंजाइम के बारे में नहीं पढ़ा था, और डार्क रिएक्शन में याद करो हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे ना, एंजाइमेटिक रिएक्शन थी। तो जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो भाई टेम्परेचर से अफेक्ट होती है ना, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिविटी है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसीलिए डार्क रिएक्शन पे टेम्परेचर का फर्क पड़ता है, लाइट रिएक्शन पे खास फर्क इतना नहीं पड़ता है। तो ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब हम पानी की बात कर लेते हैं। देखो, अगर पानी की कमी हो गई, है ना, किसी भी प्लांट की पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं। अब स्टोमेटा किस लिए खुलते हैं कि पानी का लेना देना एक तो, और गैसेस का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। अब उस प्लांट के पास पानी की कमी है तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपने स्टोमेटा बंद करने की कोशिश करेगा कि पानी उड़ने ना पाए उस स्टोमेटा के थ्रू। बट दिक्कत क्या हो जाएगी, अगर वो स्टोमेटा को बंद कर लेगा तो पानी तो हमने रोक लिया, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जानी थी उस स्टोमेटा के थ्रू, जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करता, वो भी बंद हो गई, है ना। दरवाजा ही बंद हो गया ना, तो उसकी फोटोसिंथेसिस क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम इफेक्ट ऑफ लाइट की बात करें तो लाइट जो होती है कौन सी यूज होती है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट यूज करता है, जिसको हम पार यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी बोल दिया करते हैं। ठीक है, अब हम लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी पे बात करते हैं कि लो इंटेंसिटी पे तो क्या होगा, अगर जैसे जैसे आप लाइट बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस वैसे वैसे बढ़ती रहेगी, बट हाई पे क्या होगा, वो एक समय पे आके रुक जाएगी, फिर उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस की सैचुरेशन कब आ जाएगी, एट द 10% ऑफ सनलाइट पे उसकी सैचुरेशन आ जाएगी। ठीक है, बट अगर देखो यहां पे क्या बात बोली गई है कि अगर आप लाइट बढ़ाते रहो और एक पॉइंट से ज्यादा ही बढ़ा दो कि इतनी लाइट दे दी, इतनी लाइट दे दी कि उन पत्तियों में, लीफ में जो क्लोरोफिल थे वो ही नाश हो गया, उनका डिस्ट्रक्ट हो गया, है ना। तो क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है अगर आपने भयंकर ज्यादा ही लाइट उनको दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फर्क पड़ेगा, मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन गया कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो
वो कार्बन डाइऑक्साइड है। C3 प्लांट में इसकी सैचुरेशन 450, C4 में 360 होती है। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहे हैं कि जो C3 प्लांट होते हैं ना, ऐसे याद रखना, मैंने क्या बोला था C4 प्लांट होते हैं वो थोड़े एडवांस हो गए हैं। तो इसी से अपने बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे? एक तो ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, फोटो रेस्पिरेशन भी इनमें नहीं होती है, क्योंकि इनमें देखो फोटो रेस्पिरेशन कब हो रही थी? जब CO2 की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन ज्यादा हो रही थी। बट इनमें कुछ ऐसा सीन होता है C4 प्लांट में कि ये CO2 की कमी होने ही नहीं देते हैं एंजाइमेटिक साइड पे। ठीक है, ये क्या है? CO2 की कमी होने ही नहीं देते हैं एंजाइमेटिक साइड पे, इसलिए इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। और C3 में भाई ऐसा हो जाता है कि CO2 की कमी हो जाए तो फोटोसिंथेसिस क्या है? डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर एक पॉइंट और याद रखना कि अगर आप CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, क्योंकि भाई प्लांट को तो CO2 प्यारी लगती है। बट एक पॉइंट के बाद आप ऐसा नहीं है कि बढ़ाते रहो, एक पॉइंट के बाद क्या है? वो डैमेज भी उसको कर सकती है। ठीक है, अब ये हमने बात की, हम अभी बियॉन्ड दिस लेवल बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम CO2 बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी। तो इसी का यूज हम प्रोडक्शन में भी कर सकते हैं कि हमने एक ग्रीन हाउस क्रॉप कैसे बना ली कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में CO2 की इंक्रीज कर दी अमाउंट। अब इंक्रीज कर दी तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ऐसे हम टोमेटो बेल पेपर ये उगाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में भाई ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर के साइंटिस्ट हैं, नाम है जोसेफ प्रिस्ले, जैन इंगवेनहाउस, TW एंगलमैन, जूलियस वॉन सेक्स, कॉर्न वॉन लील। अब जो भी इनके बारे में बातें हैं भाई मैंने यहां पर लिख दी हैं, है ना। अब मैं ज्यादा इनमें तिकड़मबाजी करूंगा तो वही है, ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। आप इनको याद कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा आइडिया इनसे लगा लेना। तो कुछ इस तरीके से हमने अपना चैप्टर यहां पर खत्म कर लिया है। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इस चैप्टर को जनरली कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला चैप्टर माना जाता है। बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद इस चैप्टर की कोई भी कंफ्यूजन, चाहे वो एनर्जी के रिलेटेड हो, ATP, NADH, FeDH2, चाहे वो प्रोसेस हो, अपनी ग्लाइकोलिसिस हो, क्रेब्स साइकिल हो, लिंक रिएक्शन हो, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगी, ये वो etc, तो सारी ही कंफ्यूजन बहुत आसानी से इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। बस मेरे साथ साथ रहना, मेरी इस आवाज पे ध्यान देना और इस पेंसिल की टिप पे ध्यान रखना। हम यहां पर प्लांट फिजियो जब पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, तो आपने देखा होगा पहले फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब NCERT वाले पागल तो है नहीं, उन्होंने दो चैप्टर साथ में दे रखे हैं, फोटोसिंथेसिस एंड उसके बाद रेस्पिरेशन। तो वो पागल तो है नहीं, कुछ तो लॉजिक होगा। क्या लॉजिक होगा? देखो, फोटोसिंथेसिस का यूज करके हमें पता है कोई भी प्लांट अपना खाना बनाता है। अब ये मैंने बर्गर बना दिया है, जाहिर सी बात है प्लांट बर्गर नहीं खाएगा, पर यहां पर दिखा देते हैं, चलो ठीक है। तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना खाना बनाया। अब खाने में क्या क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, अब ये खाने का करने क्या वाला है? अब देखो, एक मिनट के लिए प्लांट को भूल जाओ, हम अपनी बात करते हैं। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले 4-5 पराठे पेले हैं, वो किस लिए पेले हैं? वो इसलिए खाए हैं ताकि अपने को एनर्जी मिल सके। तो प्लांट भी अपना खाना क्यों बनाएगा? ताकि उसको उससे एनर्जी मिल सके। तो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाया। अब उस खाने में से उसको क्या है? एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी मतलब जैसे कि ATP हो गई, GTP हो गई, NADH वाली एनर्जी हो गई, FADH2 हो गई, तो ये उसको एनर्जी चाहिए। अब इस खाने से उसको एनर्जी कैसे मिलेगी? तो इस खाने का क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा। और ब्रेक डाउन भी कैसे करेगा? ऑक्सीडेशन करके। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, इनका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। कैसे? ऑक्सीडेशन के द्वारा, और उससे एनर्जी बन जाएगी, जिसका प्लांट है ना अपने लिए यूज करेगा, है ना, उसको भी तो जिंदगी जीनी है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो दो चैप्टर अपने प्लांट फिजियो में साथ में है, पहले फोटोसिंथेसिस, खाना बनाया, फिर खाने से एनर्जी निकाली, मतलब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। ठीक है, सीधी बात अपने को समझ में आई। अब यहां पे देखो आप एक बात, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये अपने पास क्या बन गए हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बन गए हैं ना, जिससे अपने को एनर्जी निकालनी है, जिनकी अपने को ऑक्सीडेशन करनी है, जिनका अपने को ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अब देखो दो टाइप की रेस्पिरेशन बांट दो कि अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन है तो उसको बोल देंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, P फॉर प्रोटोप्लाज्मिक, P फॉर प्रोटीन। और अगर फैट है या कार्बोहाइड्रेट है तो कौन सी हो जाएगी? फ्लोटिंग, F फॉर फैट, F फॉर फ्लोटिंग, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे बात की कि एनर्जी अपने को बनानी है, इस टाइप की एनर्जी बनानी है। अब एनर्जी में क्या खेल चलता है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो हम बात करने वाले हैं। देखो, अपने पास एनर्जी क्या होती है? या तो डायरेक्ट ATP बन जाएगा, डायरेक्ट ATP बन जाएगा तो वो तो डायरेक्ट यूज हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट और भी एनर्जी होती है, जैसे NADH वाली जो एनर्जी होती है, उससे अपने को 3 ATP मिल सकते हैं, FADH2 से अपने को 2 ATP मिल सकते हैं,
है और जीटीपी से अपने को 1 एटीपी है ना, जीटीपी एटीपी के बराबर है। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, देखो यहां पर जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया वो एज ए बैंक काम करेगा। जैसे अपना बैंक होता है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, वैसे वो बैंक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस होता है ना। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही चलो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और एटीपी जो एनर्जी बनी, जो डायरेक्ट एटीपी बन गई, वो कैश है। कैश आपके पास 2000 रुपए पड़े, 4000 रुपए पड़े, ठीक है। और जो NADH है, FADH2 है, वो क्या है? चेक है, चेक है, ठीक है। अब देखो आपको कोई बोल दिया जाए आप सामान ले आओ दुकान पे जाके, तो दुकान वाला तो कैश लेगा, डायरेक्ट जो यूज हो सकती है वो एटीपी है ना। चेक तो डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता ना, चेक को कहां ले जाना पड़ेगा? बैंक में ले जाना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू है, नहीं तो वो जीरो के बराबर है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि एटीपी वाली एनर्जी को डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। और NADH वाली एनर्जी है, FADH2 वाली एनर्जी है, उसके लिए अपने को माइटोकॉन्ड्रिया यानी बैंक की जरूरत पड़ेगी, वरना वो जीरो के बराबर है। तो इसी बेस पे हम कैसे पढ़ेंगे कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक तो एरोबिक वाले हो जाएंगे जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन का यूज कहां करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब हम इस चैप्टर में अगर पढ़ें तो ऐसे पढ़ेंगे कि एरोबिक वाले वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा और इसीलिए वो ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं, मतलब जिनके पास बैंक जो है प्रेजेंट होगा। और अनएरोबिक वाले क्या होंगे? जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे, मतलब उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए NADH, FADH2 इनका फायदा कहां पे है? तो इनका फायदा एरोबिक के पास है। क्यों? क्योंकि इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया यानी उनके पास बैंक है, इसलिए इनको ये यूज कर सकते हैं चेक को। अगर एनारोबिक की बात करें तो इनके पास तो बैंक ही नहीं है, तो इनके पास चेक वाली जो अमाउंट हो जाएगी वो ना के बराबर है, वो जीरो है। इनके पास सिर्फ कैश चलेगा। और एरोबिक वालों के पास कैश भी चलेगा, कैश तो देखो चलेगा ही चलेगा, और इनके पास ये वाले NADH, FADH चेक वाली अमाउंट भी चल सकती है, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने बात की एक तो कैश की, एक चेक की। अब कैश वाला क्या है? एटीपी, तो उसको क्या बोल देंगे हम? सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। देखो जो वर्ड होता है ना फोस्फोराइलेशन, उसका मतलब है एनर्जी बनना ना, उसमें फोस्फेट आ रहा है, तो फोस्फोराइलेशन मतलब है एनर्जी का बनना। तो कैश वाली एनर्जी क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, जिसको एटीपी हम बोल रहे हैं। और चेक वाली कौन सी है? NADH, FADH2, ये है ऑक्सीडेटिव, नाम में आ रहा है ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का माइटोकॉन्ड्रिया का यूज हो रहा है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल होगी एटीपी और ये वाली होगी अपनी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। मेरे ख्याल से सारी बातें अपनी यहां पर क्लियर हो रही हैं, ठीक। अब यहां पर आगे कैसे बात चलेगी? देखो हमने बात की थी कि भाई इसने फोटोसिंथेसिस का यूज करके खाना बना लिया। अब खाने में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चलो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल ले लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में भी हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ग्लूकोज से अपने को एनर्जी निकालनी है, कैसे? उसका ऑक्सीडेशन करके, ब्रेक डाउन करके। तो कैसे बातें चलेंगी? देखो यहां पर ये ग्लूकोज खाना बन चुका है, अब खाने से एनर्जी निकालनी है। और ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, ये बात अपने को पता है। अब ग्लूकोज का क्या कर दिया? लिसिस कर दिया। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, लिसिस मतलब तोड़ना। तो ग्लूकोज का लिसिस कर दिया तो प्रोसेस हो गई ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज को अगर हम तोड़ देंगे तो ये 6 कार्बन का था, तो इसको तोड़ दिया तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिसको पाइरुविक एसिड बोल दिया गया है, ठीक है। अब पाइरुविक एसिड के पास 2 ऑप्शन आएंगे। 2 ऑप्शन कौन से? या तो भाई एरोबिक ऑर्गेनिज्म है अलग टाइप का, या तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होगा, या एरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा। अब एनारोबिक है मतलब उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है। एरोबिक मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है और ऑक्सीजन का काम है, ठीक है। तो अनएरोबिक अगर केस आ गया तो पाइरुविक एसिड की क्या हो जाएगी? फर्मेंटेशन हो जाएगी। यहां मैं लिख देता हूं, फर्मेंटेशन हो जाएगी। तो फर्मेंटेशन के रिजल्ट से अगर एल्कोहल बना तो उसको बोल देंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के रिजल्ट से अगर लैक्टिक एसिड बना तो उसको बोल देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इधर एरोबिक की बात करें कि अगर ऑक्सीजन है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो क्या होगा? एरोबिक कंडीशन में पाइरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। और देखो ये कितना था? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल थे, और ये 2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए हैं, और इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहां पर टोटल कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे, 3 दूनी 6। और यहां पर टोटल कितने कार्बन है भाई? यहां पर 2 दूनी 4 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन का लॉस हो चुका है। वो कहां हुआ है? 2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकल चुके हैं, और ये लिंक रिएक्शन कहलाती है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है लिंक रिएक्शन से, इसको गेटवे रिएक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये
एसिटाइल कोएंजाइम ए किसमें एंट्री ले जाएगा, क्रेब साइकिल में एंट्री ले जाएगा। और क्रेब साइकिल जैसे ऐसे है ना, साइकिल है तो ऐसे ऐसे घूमेगी और क्रेब साइकिल घूमेगी। अभी हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे, वो मैं आपको याद करवा दूंगा, अभी CO2 पे फोकस रखो। तो क्रेब साइकिल ऐसे घूमेगी तो 4 CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे अभी बताऊंगा, 4 CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे। मतलब पूरी प्रोसेस में अगर बात करें तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल यहां पे, 4 CO2 के मूल कहां, क्रेब साइकिल में, 2 लिंक में और 4 क्रेब साइकिल में, मतलब टोटल 4 और 2 6 CO2 के मॉलिक्यूल टोटल यहां निकले हैं। ठीक है, अब क्रेब साइकिल में हम फंडा समझ लेते हैं कैसे। देखो ये 2 कार्बन की एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये साइकिल जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था जिसको हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए बोला, वो यहां से आया और इस साइकिल में एंट्री ले गया। अब इस साइकिल में ये यहां से एंट्री ले गया और पीछे से 4 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल आ रहा था, तो 2 कार्बन प्लस 4 कार्बन तो मिलके क्या बना देंगे, 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। अब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फिर से 4 कार्बन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन की कमी हुई है। 2 कार्बन की कमी कहां हुई है, 2 CO2 के मॉलिक्यूल निकले हैं। अब ये हमने 1 की बात करी है तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल 4 CO2 हो जाएगी। ये अपने को यहां पर बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब यहीं पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, हमने क्या क्या प्रोसेस देखी यहां पे। एक ग्लाइकोलिसिस देखी और क्या देखी, एक लिंक रिएक्शन देखी और क्रेब साइकिल देखी। अब कौन कहां पर होती है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल के अंदर ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है ना, बाकी की चीजें नहीं बनाई है क्योंकि वो अपने काम की यहां पर नहीं है, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस है, ये देखो ये सेल का साइटोप्लाज्म हो गया, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है और लिंक रिएक्शन या फिर क्रेब साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर क्या क्या होगा, तो उसके अंदर सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होगी। जो एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से बनेगी सिर्फ वही उसके पास बन पाएगी। और आपके सामने क्वेश्चन आ जाए एरोबिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास भाई ग्लाइकोलिसिस भी होगी साइटोप्लाज्म में और क्या है, लिंक रिएक्शन होगी, क्रेब साइकिल होगी, सब कुछ होगा और इनकी एनर्जी भी वो बना सकता है। ठीक है, ये बातें अपने को यहां पे समझ में आ गई। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम ग्लाइकोलिसिस देखने वाले हैं कि ये कैसे चलती है, इसमें एनर्जी का कैसे लेना देना है, और फिर हम क्रेब साइकिल को देखेंगे और दोनों को ही मैं आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूं। तो ये अपने सामने पूरी ग्लाइकोलिसिस है और इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बनाई थी। अगर आपको ट्रिक से याद करना हो तो छोटी सी वीडियो अभी आपके सामने चलेगी और डायरेक्टली याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वीडियो के बाद हम इसके एंजाइम याद करेंगे। ग्लाइकोलिसिस हमारे पास बुक्स में कुछ इस तरीके से दी हुई है। देखो एक सिंपल सी स्टोरी बताऊंगा, आप इजीली अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, देखो हुआ क्या कि गॉड ने, भगवान ने, ठीक है, गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को। ये किसी की भी स्टोरी लगा लो, आप अपनी लगा लो या मेरी लगा लो। ठीक है, गॉड ने फ्रूट जूस दिया मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को। ठीक है, पर यहां एक प्रॉब्लम हो गई। अब मेरे जो पेरेंट्स थे ना वो नहीं चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस पिए। ठीक है, गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को, पर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस पिए। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस की जगह पे पेप्सी पिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ग्रैंड पेरेंट्स के सामने जबरदस्ती मतलब प्रेशरली उनके सामने पेप्सी रख दी। एक बार पूरी स्टोरी दोबारा करते हैं। गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स को, पर पेरेंट्स ने उनके सामने जबरदस्ती पेप्सी रख दी। जबरदस्ती क्यों रखी, प्रेशरली क्यों रखी, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि ग्रैंड पेरेंट्स फ्रूट जूस पिए, जो कि किसने दिया था, भगवान ने, गॉड ने। तो अब अगर हम अपनी इसी स्टोरी को मिनिमाइज करके एक पेज पे उतार दें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स, बट पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। ठीक है, पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली, क्योंकि पेरेंट्स चाहते नहीं थी कि वो फ्रूट जूस पिए तो उन्होंने पेप्सी रख दी प्रेशरली। एक बार फिर से, गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। अब देखो इनका पहला पहला लेटर उठाओगे तो हमारे पास इजीली हमारी ग्लाइकोलिसिस बन जाती है। गॉड के जी से ग्लूकोज, गिव्स के जी से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रूट जूस के एफ से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 4 के एफ से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्रैंड पेरेंट्स के जीपी से ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, बट के बी से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, पेरेंट्स के पी से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, पुट्स के पी से 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब है पेप्सी, पीईपी, पेप्सी में पीईपी याद रखना, पीईपी का मतलब है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और प्रेशरली से लास्ट में पाइरुवेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टोरी है यार। गॉड ने फ्रूट जूस दिया ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, पर पेरेंट्स को ये बात पसंद नहीं थी, वो चाहते थे पेप्सी पिए, तो उन्होंने जबरदस्ती मतलब पेप्सी रख दी प्रेशरली। गॉड गिव्स फ्रूट जूस फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बट पेरेंट्स पुट्स पेप्सी प्रेशरली। ठीक है,
जिनको ये लग रहा है कि जो ये लेटरल स्टेप होता है डीएचएपी वाला ये मैंने स्किप कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी एक आसान सी ट्रिक है। देखो वैसे ये इतना पूछा नहीं जाता, पर फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो सिंपल याद रखना, जब भी हम ग्रैंड पेरेंट्स लिखते हैं तो सीधा तो लिखेंगे नहीं, उनके सामने लिखेंगे डियर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं डियर ग्रैंड पेरेंट्स। अब डी वाला किसके सामने आ रहा है? ग्रैंड पेरेंट्स के सामने। डियर आ रहा है ग्रैंड पेरेंट्स के सामने। अब ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पास ट्रिक में क्या था? ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट, तो डीएचएपी साइड में आएगा किसके, मतलब उसके सामने लगा लो ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट के, तो ये इजी है बहुत। अब देखो ट्रिक हमने देख लिया और इसके स्टेप अपने को, मैं मान के चलता हूं कि अपने को याद हो गए हैं। अब देखो इसके एंजाइम कैसे याद करें, एंजाइम कैसे याद करें। देखो यहां पर देखो ग्लूकोज पे 6th पोजीशन पे है ना फॉस्फेट आ गया है, मतलब हेक्सो, हेक्सो मतलब 6th पोजीशन, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन रहा है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं? आपस में आइसोमर होते हैं, तो एंजाइम क्या आ जाएगा? आइसोमरेज, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है। देखो फ्रक्टो एंजाइम का नाम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। देखो फ्रक्टो यानी फ्रक्टोज की बात हो रही है, फोस्फो यानी फोस्फेट का एडिशन हो गया है, तो यहां पर एक ही था 6th पोजीशन पे, यहां पे पहली पे भी छठी पे भी 2 आ गए हैं, मतलब फ्रक्टोज में फोस्फेट का एडिशन हो गया, ऐसे याद करना है। देखो अब यहां पर बना ग्लिसरल डिहाइड, तो ये एक एल्डिहाइड बना है, तो एल्डोलेज अपना एंजाइम हो जाएगा ना, नाम से कवर हो रहा है। नेक्स्ट देखो जहां पर भी NADH वाली एनर्जी का लेना देना होना, वहां पर एंजाइम आएगा डीहाइड्रोजिनेज, ये भी एक फंडा आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रांसफोस्फोराइलेज, इसको कैसे याद रखना है? इसको ऐसे याद रखना है कि फोस्फेट का ट्रांसफर हो गया है, एक फोस्फेट का ट्रांसफर हो गया, मतलब एक ही रह गया थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं म्यूटेज, ये कैसे याद रखना है? देखो थर्ड पोजीशन पे था, थर्ड से सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो ऐसा नहीं लग रहा म्यूटेशन हो गई है कि पोजीशन चेंज हो गई है, म्यूटेशन में यही तो होता है, तो म्यूटेज इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट अपना क्या है? फोस्फोइनोल पाइरुवेट, तो इसमें इनोल आ रहा है, तो ये इनोलेज हो जाएगा। अब प्रोडक्ट फाइनल क्या है? पाइरुविक एसिड, तो पाइरुविक एसिड काइनेज हो जाएगा। ठीक है, और यहां साइड में याद रखना DHAP बन रहा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखो एंजाइम अपने को सारे याद हो चुके हैं, अब हम एनर्जी का लेना देना देखना चाहते हैं, और इसमें धक्के से फालतू की ट्रिक मत बताना, हाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना। देखो यहां पर हो क्या रहा है, इस स्टेप में और इस स्टेप में, पहले और तीसरे स्टेप में ATP का खर्चा हो रहा है, ATP का खर्चा हो रहा है। अब आप क्या करिए, देखो ये जो लंबी सी लाइन दिख रही है ना, जैसे में साइड में DHAP है, यहां पर ऐसे लाइन खींच लीजिए, यहां पर ऐसे लाइन खींच लीजिए। अब लाइन का मतलब क्या है कि इस लाइन से नीचे की जो चीजें हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इससे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई रहने दीजिए, वो 1 1 चल रहा है, मतलब यहां पे 1 ATP ये 1 ATP है, मतलब 2 ATP का खर्चा हुआ है, माइनस लिख देते हैं। ठीक है, लाइन से नीचे सारी चीजें 2 2 चल रही हैं। ये NADH जो बने हैं तो ये कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ATP बना है तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ATP यहां पर भी बना है तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो 2 ATP तो 4 तो अपने पास ATP बन रहे हैं और 2 NADH बन रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल को याद करने की बहुत ही प्यारी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, अगली लगभग 1-1.5 मिनट की वो अपनी ट्रिक चलने वाली है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए मान लीजिए किसी शहर में गुंडे घुस गए। अब उन गुंडों को निकालने के लिए उस शहर में मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ेगा, और जिस टाइम पे मिलिट्री ऑपरेशन शहर में चलेगा तो शहर के लोग बाहर ना निकले, इसलिए शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, पूरे शहर को साइलेंट करना पड़ेगा। तो वही ट्रिक है अपनी, ए सिटी इज केप्ट साइलेंट फॉर मिलिट्री ऑपरेशन। अब अपने ट्रिक वाले लेटर्स को हाईलाइट कर लेते हैं। अब देखिए हमें ए से याद आएगा एसिटाइल कोएंजाइम, ए सिटी से याद आएगा सिट्रिक एसिड, इससे याद आएगा आइसोसाइट्रेट, केप्ट से याद आएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, साइलेंट से याद आएगा सक्सिनिक एसिड, और 4 से याद आएगा फ्यूमारेट, मिलिट्री से याद आएगा मैलेट, एंड ऑपरेशन से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। और ये अपनी क्रेब साइकिल पूरी बनके तैयार हो चुकी है। याद करने के लिए हम यहाँ पे स्टेप्स बना लेंगे अपनी क्रेब साइकिल में, जो कि हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। अब देखिए ट्रिक क्या है, NADH2 टाइप की एनर्जी कहां कहां पे जनरेट होगी? सिंपल क्या करिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो आंसर आ जाएगा 6। मतलब क्या है, कौन से स्टेप में? 2nd, 3rd, 6th, 2nd, 3rd और 6th स्टेप में NADH2 एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं FADH2 कैसे याद करें। देखो यहाँ पे F आ रहा है, तो F यहाँ पे आप पूरी साइकिल में देखोगे सिर्फ फ्यूमारेट में आपको मिलेगा F, तो F को F से मैच करा देना है। अब F के नीचे आपको एनर्जी रखनी है, यानी 4th स्टेप में FADH2 प्रोड्यूस होगी। GTP की बात करें तो GTP में कितने लेटर आ रहे हैं? एक G, एक T, एक P, यानी यहाँ पे 3 लेटर आ रहे हैं, तो तीसरे वाले स्टेप में GTP अपनी प्रोड्यूस होगी। थैंक यू। अब देखो अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने वाले हैं कि जो अपने पास NADH वाली एनर्जी बनी थी, FADH2 वाली एनर्जी बनी थी, उसको ATP में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले मैं एक सेल बना लेता हूं, ये मान लीजिए हमने बना ली एक सेल। ठीक है, और इस सेल के अंदर मैं बना देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया,
ताकि चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैंने आउटर मेम्ब्रेन बना दी, ये मैंने बना दी माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन में क्या होती है, फोल्डिंग्स होती हैं, तो वो भाई क्रिस्टा था बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ये बन गई माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। ये ग्रीन कलर वाला पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसमें ये उसकी आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, और ये क्या रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन रहेगी। और दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, ये हो जाएगा दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। ठीक है, इतनी बातें अपने को समझ में आ चुकी हैं। और ये क्या है भाई, बीच में माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ना। और इस जगह की बात करूं तो ये क्या होगा भाई, ये साइटोप्लाज्म रहेगा, जाहिर सी बात है ना, बाहर का स्पेस है सेल का, तो ये साइटोप्लाज्म रहेगा। अब प्रोसेस कौन सी थी, देखो ग्लाइकोलिसिस कहां होगी, तो भाई साइटोप्लाज्म में होगी। और बाकी की जो होंगी कौन सी, जैसे कि अपनी लिंक रिएक्शन थी, और क्या थी अपनी क्रेब साइकिल थी, ये कहां होंगी, अपनी माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी। और लिंक रिएक्शन में, क्रेब साइकिल में, या फिर ग्लाइकोलिसिस में भी क्या क्या बने थे अपने पास, NADH ये बना था, FADH2 बना था, ये एनर्जी बनी थी। और ये हमने बोला था कि ये चेक है, चेक को बैंक में ले जाके कैश करवाना पड़ेगा, तो बैंक कहां पे है, इधर है। तो होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये इनर मेम्ब्रेन है, इस पे क्या लगे होते हैं, इस पे कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। ये पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये तीसरा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये चौथा कॉम्प्लेक्स हो गया, और पांचवा कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से ATP सिंथेज के रूप में ये हो गया। अब पांचवा कॉम्प्लेक्स है, तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स को, ये जो चेन बन रही है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसी को बोला जाता है। अब हो क्या रहा है, देखो अपने पास क्या बन के तैयार थे, चलो NADH वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अपने पास NADH बन के तैयार था कि ये अपने पास एनर्जी बन चुकी थी। अब अपने को इसको क्या करना है, कैश करवाना है, मतलब इसके ATP बनाने हैं। अब होगा क्या, इससे क्या निकलेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और क्या निकलेगा, इससे H+ निकलेगा। ठीक है, इससे एक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक H+ निकलेगा, और ये H+ कहां चला जाएगा, इस इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में चला जाएगा, तो यहां तो H+ आ गया है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा गणित मैं आपको बता दूं कि देखो, दो H+ के रिजल्ट से एक ATP बनता है, दो H+ के रिजल्ट से एक ATP बनता है। और ये NADH ने जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, ये इलेक्ट्रॉन पहले इस कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो बोल रहे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक चेन के थ्रू, इसके पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इसके पास गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां है, फाइनली ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लेगी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, तो ये तो ये इलेक्ट्रॉन की बारी। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जा रहा है, तो तीन जगह पे, हम किसकी बात कर रहे हैं, NADH वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो तीन जगह पे क्या करेगा, ये पहली जगह पे, एक जगह पे 2 H+ देगा, फिर दूसरी जगह पे 2 H+ देगा, फिर तीसरी जगह पे ये 2 H+ देगा, तो तीन जगह पे 2 H+ देगा ये। और फाइनली क्या होगा, ये प्रोटॉन जो इकट्ठे होते जा रहे हैं, H+ इकट्ठे होते जा रहे हैं यहां पे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, ये ATP सिंथेज से ऐसे निकलेंगे, तो ATP की प्रोडक्शन होगी। कितने ATP की प्रोडक्शन होगी, तो NADH की बात करें तो 1, 2 से 1 ATP बनेगा, तो एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल कितने बन गए, 1 से 3 ATP बन गए। और यहां पर FADH2 होता, अगर FAGH2 होता, तो ये तीन की जगह पे दो जगह ही 2 देता, तो 2 का 1 बनेगा और 1 का 1 है ना, तो FADH2 के कितने हो जाते, 3 की जगह पे 2 ATP। इसलिए हम बोलते हैं ना कि भाई NADH2 वाला कितना 3 ATP देता है, FADH2 2 ATP देता है। ठीक है, तो ये अपने को यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आ गई। अब इसमें देख लेते हैं भाई कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन से होते हैं भाई, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है, इसमें फालतू की ट्रिक बनाएंगे तो हमारी ट्रिक बन जाएगी। कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होगा, FMN NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, कॉम्प्लेक्स 4 में जिसको साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी बोलते हैं, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर के सेंटर होंगे, और कॉम्प्लेक्स 5 में तो ATP सिंथेज रहेगा। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होगा। भाई फिर से वही बोल रहा हूं, ये तो भाई याद ही करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां पे फालतू की ट्रिक बनाएंगे तो वही है, अपना ही उल्लू बन जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का कुछ इस तरीके से फ्लो
शो रहेगा। और बैलेंस शीट की बात करें तो देखो हमने ग्लाइकोलिसिस देखी थी जिसमें 2 एटीपी का खर्चा हुआ था, 4 एटीपी डायरेक्ट बने थे और 2 एनएडीएच बने थे। ठीक है, तो 2 एनएडीएच से कितने बनेंगे, 6 एटीपी बन जाएंगे। तो ये टोटल 4 हो गए और ये कितने हो गए, 2 हो गए माइनस, तो 6 और 4 10 माइनस 2 हो जाएंगे, तो टोटल 8 एटीपी बन गए। लिंक रिएक्शन की बात करें तो इसमें 2 एनएडीएच बनते हैं जहां से अपने को 6 एटीपी मिल जाएंगे। क्रैब साइकिल की बात करें तो 2 जीटीपी जो एटीपी के बराबर है 2 FADH2 जो जहां से अपने को 4 एटीपी मिलेंगे, यहां से 2 मिलेंगे और 6 एनएडीएच मतलब यहां से 6 1 से 3 मिलेंगे तो टोटल 18 मिलेंगे। तो 18 + 4 + 2 कितने हैं, 24 हो जाएंगे। तो नेट अपने पास कितने बने, 38 एटीपी। अब यहां पर ही किसी अनएरोबिक की बात कर लें, है ना, फर्मेंटेशन की बात कर लें अगर, तो फर्मेंटेशन में क्या होगा भाई, लिंक रिएक्शन नहीं होगी, क्रैब साइकिल नहीं होगी और यहां पर ये वाले भी कट जाएंगे क्योंकि एनएडीएच का इस्तेमाल तो तभी होगा ना जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, तो ये वाले भी कट जाएंगे। तो 4 बने जिसमें से 2 खर्चा हो गए। तो अनएरोबिक की बात करें तो उसमें अपने को 2 ही एटीपी सिर्फ मिलेंगे, 2 नेट मिलेंगे, है ना। और यहां पर थोड़ा फर्मेंटेशन का देख भी लेते हैं। हमने बात की थी कि फर्मेंटेशन में क्या होता है, देखो पाइरुविक एसिड तो बन गया था जिसमें एनएडीएच बन गया, भी बहुत अच्छी बात है, एनएडीएच तो बन गया, बस उसका फायदा नहीं है, वो फिर वापस से खर्चा हो रहा है और उसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो पाइरुविक एसिड से हमने क्या बात की थी, पाइरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाएगा तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोल देंगे और एथेनॉल बन जाएगा यानी अल्कोहल बन जाएगा तो उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोल दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की तो इसको कैसे याद रखें। देखो अब एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि CO2 ऊपर था या ऑक्सीजन ऊपर था, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, इसको एक मैथ की इक्वेशन बना दो कि ऑक्सीजन, देखो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है, एक कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट C आंसर आना चाहिए तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से काट दो, आंसर कितना आ गया C, तो C के बराबर 80 रख दो। ठीक है, अब इनकी वैल्यू कार्बोहाइड्रेट के केस में 1 होती है, फैट के केस में 1 से कम होती है और प्रोटीन के केस में 0.9, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम एम्फीबोलिक पाथवे की तो ये क्या बोलना चाहता है, देखो अभी तक हमने जो भी प्रोसेस देखी, जितनी भी प्रोसेस देखी, ग्लाइकोलिसिस हमने देखी थी, देखो ये हमने ग्लाइकोलिसिस देखी थी, तो ये किसके केस में देखी थी, हमने ग्लूकोज को लेके देखी थी, ग्लूकोज को लेके, यानी हम कार्बोहाइड्रेट के केस में बात कर रहे थे कि ऐसे 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 मामला चलता है, बट अपने पास फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। अब यहां पर क्या है कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट था तो भाई ऐसे ऐसे सीधा सीधा मामला हमने देख लिया, बट ये क्या है फैट के केस में कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेंगे और ये क्या है डायरेक्ट यहां एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन की बात करें अमीनो एसिड बनेंगे और डायरेक्ट पाइरुविक एसिड बना रहे हैं, है ना, तो ये बात है। और यहां पर एक वर्ड लिखा गया है एम्फीबोलिक, देखो एक रिएक्शन होती है एनाबोलिक जिसमें चीजें बनती हैं, एक होती है कैटाबोलिक जिसमें चीजें टूटती हैं। एम्फीबोलिक होती है जिसमें एनाबोलिक भी हो और कैटाबोलिक भी हो, एनाबोलिज्म भी हो कैटाबोलिज्म भी हो। मतलब क्या कहना चाहता है, फॉर एग्जांपल यहां पर फैट से ये टूट के बना, फिर ये कहां एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया टूट के, बट अगर हमने को फैटी एसिड चाहिए, फैटी एसिड की फॉर्मेशन करनी है तो वो क्या बोल रहे हैं कि टूट के तो ऐसे बनेगा ही बनेगा, बट अगर अपने को ये चाहिए तो ये वापस से इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कैटाबोलिज्म भी एनाबोलिज्म भी, इसीलिए इसको एम्फीबोलिक पाथवे बोला गया है। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को आसानी से खत्म कर लिया है। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ग्रोथ की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। देखो किसी सेल के अंदर या फिर किसी टिश्यू के अंदर या फिर किसी ऑर्गन के अंदर अगर परमानेंट साइज का इंक्रीज हो जाए तो उसको ग्रोथ की डेफिनेशन बोला जाता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ग्रोथ होती कैसे है, किसकी वजह से होती है, देखो जैसे हमारी ही बॉडी का एग्जांपल ले लो तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिक भी हो सकती है, कैटाबॉलिक भी हो सकती है और उन्हीं का मिला जुला रिजल्ट क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, अब देखो प्लांट की, अपने को यहां पर प्लांट फिजियो पढ़ रहे हैं तो प्लांट की बात करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ जो प्लांट में होती है वो अनलिमिटेड थ्रू आउट लाइफ, मतलब पूरी जिंदगी ही ग्रोथ होती रहती है। जैसे हमारी बात करें, इंसानों की बात करें तो 18, 19, 20 साल के हुए हमारी हाइट जो बढ़ना है रुक जाती है ना, और प्लांट क्या है भाई पूरी जिंदगी ही लगे हुए हैं और इसको क्या बोलते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बोला जाता है। ठीक है, अब हम प्लांट की बात कर रहे हैं कि प्लांट में देखो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। किसी प्लांट में किसी तरीके की चीजें हैं, रूट है, कोई तरबूज है, कोई मक्का है, कॉर्न है, तो कैसे हम ग्रोथ को मेजर करेंगे, नापेंगे कैसे उसको। तो ये डिफरेंट तरीके हैं ग्रोथ को नापने के, फ्रेश वेट से, ड्राई वेट से, लेंथ से, एरिया से, वॉल्यूम से, सेल नंबर से, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिफरेंट डिफरेंट चीजों का यूज होगा। फॉर एग्जांपल आपको लीफ पत्तियों की ग्रोथ देखनी है तो हम एरिया देख लेंगे, है ना, सेल के नंबर से डिफरेंट डिफरेंट। अब कहां पर कौन सा चीज यूज होगी वो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं कि अगर हम एपिकल मेरिस्टम ऑफ मेज
रूट की बात करें तो उसमें सेल नंबर से हम नाप रहे हैं कि सेल नंबर 1 घंटे में 17,500 सेल बढ़ जाती है। तो ये है भाई, है ना, ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है। और वाटरमेलन यानी तरबूज की अगर हम बात करें तो उसकी एक सेल, मान लीजिए इतनी सी उसकी एक सेल है, तो वो अपना साइज बढ़ाते 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 कितने गुना, 3.5 लाख गुना अपना सेल जो है साइज बढ़ा लेती है। तो हमने सेल के साइज से यहां पे कंपेयर कर लिया ग्रोथ को, ठीक है। अब पोलन ट्यूब की बात करें तो वहां पर लेंथ देखेंगे, है ना, कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैसे देखेंगे कि लेंथ कितनी बढ़ रही है। यहां पर हमने लेंथ का यूज कर लिया, है ना, देख पा रहे हो, हम कहीं लेंथ का यूज कर रहे हैं, कहीं सेल नंबर का यूज कर रहे हैं, कहीं किसी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। लीफ में मैंने बोला था आपको एरिया का हम यूज करके देख लेंगे कि कितना एरिया लीफ का बड़ा है, तो हमने ग्रोथ देख ली, ठीक है। अब देखो प्राइमरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है, ये अपने को पता ही है कि प्लांट की लाइफ में 2 फेज आते हैं। जो इनिशियल फेज है प्राइमरी, है ना, कि भाई नया नया कच्चा कच्चा प्लांट है ना, बहुत यंग है, तो ग्रोथ हो रही है, जो प्राइमरी ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ लेंथ को अपनी को बढ़ा रहा है। फिर उसने एक पर्टिकुलर लेंथ उसने अपना ली है, फिर वो अपनी मोटाई बढ़ाने लग जाएगा, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। प्राइमरी ग्रोथ में क्या आएगा, वही आएगा, अपना मेरिस्टम आएगा। सेकेंडरी ग्रोथ में अपने को पता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसकी गर्थ बढ़ती है, उसकी सर्कमफेरेंस बढ़ती है, उसकी मोटाई बढ़ती जाती है ना, फिर उसमें लकड़ी बनती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ग्रोथ फेज के, देखो ये हम अपने मोर्फो वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं, वैसे रूट में हमने देखा था, वही सीन है कि 3 फेज होंगे, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, मैच्योरेशन। मेरिस्टेमेटिक मतलब डिवाइडिंग सेल है, डिवाइड कर रही है। इलोंगेशन में मतलब वो इलोंगेट कर रही है, अपना लेंथ बढ़ा रही है। मैच्योरेशन में मतलब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट हो चुकी है। देखो इसको ऐसे समझा करो, मेरिस्टेमेटिक मतलब एक छोटा सा बच्चा है, 1 साल का 2 साल का, है ना, वो ग्रोथ ही कर रहा है बेचारा, अब इसको छोड़ दो, उसको ग्रोथ के लिए छोड़ दो। इलोंगेशन भाई वो स्कूल में पढ़ने लग गया, अब थोड़ा थोड़ा, है ना, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। और मैच्योरेशन भाई वो मतलब अपने फंक्शन के लिए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, वो मैच्योर हो चुका है, डिफरेंशिएट हो चुका है, ठीक है। अब इनमें सेल कैसी पाई जाएंगी, जाहिर सी बात है, मेरिस्टेमेटिक जो सेल होंगी वो डिवाइडिंग सेल है, तो प्रोटोप्लाज्म इनका रिच होना चाहिए, क्योंकि सेल डिवाइड करेगी तो उसको माल मसाला, खाना पीना, न्यूट्रिशन ज्यादा चाहिए, तो प्रोटोप्लाज्म उसका रिच होना चाहिए। न्यूक्लियाई बड़ा, न्यूक्लियस बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करना है तो बड़े से बड़ा न्यूक्लियस, बड़े से ज्यादा डीएनए उसको चाहिए। सेल वॉल प्राइमरी है, देखो सेल वॉल अगर सेकेंडरी हो जाएगी, सेल वॉल सेकेंडरी हो जाएगी तो बहुत मोटी हो जाएगी, तो सेल वॉल बहुत मोटी हो जाएगी तो डिवाइड करने में दिक्कत होगी। तो सेल वॉल अगर पतली है, प्राइमरी है, तो जल्दी जल्दी से डिवाइड करेगी, वही बातें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करें, एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है, रिलेटिव ग्रोथ क्या होती है, इसको हम ये एनसीईआरटी के डायग्राम से ही समझ लेंगे। ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, देखो ये एक पत्ता था, ये दूसरा पत्ता था, दोनों ने ही कितनी ग्रोथ की, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ की, इसने भी इसने भी। अब देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात की जाए तो दोनों की ग्रोथ कितनी है, 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। बट रिलेटिव की बात की जाए तो देखो ये 5 था और ये 5 बढ़ के 10 हो गया, तो ये सीधा सीधा डबल हो गया, ये 5 ऐड हुआ तो सीधा सीधा डबल हो गया, और ये 50 था, इसमें 5 ऐड हुआ, ये 55 हो पाया। मतलब रिलेटिव ग्रोथ इसकी कम है, इसकी ज्यादा है ना, इसमें परसेंटेज है ना, वही है, कितना परसेंट बच गया वही हम देख रहे हैं। शायद आप समझ ही गए हो यार, इतने तो आप समझदार हो, इनफैक्ट ज्यादा ही समझदार हो, हाँ, दुनिया में सबसे समझदार आप हो, लो आपकी तारीफ करता हूं, मुंह पे तो नहीं कर सकता क्योंकि, है ना, ऑनलाइन माध्यम है, ठीक है। अब देखो अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने वाले हैं, ठीक है। अब अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, यहां से मैं एक स्केच उठाता हूं, उसकी मदद से आपको बताऊंगा। देखो ये एक सेल थी, इसने डिवाइड करके 2 सेल बना दी। अब इन 2 सेल में से एक जो है डिवाइड करना बंद हो जाएगी, है ना। अब ये वाली डिवाइड करेगी, फिर से ये 2 बना देगी। अब इनमें से एक डिवाइड करना बंद हो जाएगी, ये फिर से 2 बना देगी, ये डिवाइड करना बंद हो जाएगी, ये फिर से 2 बना देगी, ये डिवाइड करना बंद हो जाएगी। इस तरीके से अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, चल रही है। अब देखो ये इनिशियल हाइट थी प्लांट की, है ना, फिर क्या है, हाइट के टाइम के साथ हाइट प्लांट की ऐसे कुछ ऐसे सीधा सीधा बढ़ती गई। सीधा सीधा क्यों है, ये ग्राफ सीधा सीधा क्यों दिखाई दे रहा है अपने को, क्योंकि भाई, है ना, एक ही सेल डिवाइड कर रही है, एक तो मैच्योर होती जा रही है, तो सीधा सीधा ही दिखाई देगा। और ज्योमेट्रिक में बात करें तो इसमें भाई चीजें एक्सपोनेंशियली भी बीच में आपको दिखाई देंगी। इसमें क्या हो रहा है ज्योमेट्रिक में, देखो ये एक सेल थी, इसने डिवाइड करके 2 बना दी। अब ये डिवाइड करके 2 बनाएगी, ये भी डिवाइड करके 2 बनाएगी, ये आगे 2, ये आगे 2, ये आगे 2, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और इस तरीके से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इनिशियल फेज तो इसमें लैग फेज होता है, ये आपको पता ही होगा, सिग्मोइड कर्व, है ना, आपने बहुत जगह देखा होगा, लैग फेज है। फिर इसमें
एक्सपोनेंशियल फेज आया। अब ऐसा तो नहीं है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फेज चलता ही रहेगा, इतनी खतरनाक ग्रोथ नहीं भाई। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब उसकी है ना स्टेशनरी फेज आ जाएगा कि उसकी लेंथ भाई इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती, एक लिमिट तो आएगी ना। ऐसे तो आसमान से ऊपर निकल जाएगा पेड़, है ना, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो एक समय आएगा जब स्टेशनरी फेज आ जाएगा, ठीक है। अब ये है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। ये क्या है देखो, फॉर एग्जांपल कोई इंसान डॉक्टर बन चुका है, मतलब वो डिफरेंशिएट हो चुका है अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, ठीक है। अब वो क्या बोलता है कि यार मेरे को डॉक्टरी करते करते ना थोड़ा मैच्योर वाली फीलिंग आ रही है, मैं थोड़े दिन के लिए बच्चा बनना चाहता हूं। तो वो फिर से है ना, अब डॉक्टर बन गया, मतलब वो आगे डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें से कुछ सेल क्या बोली कि भाई मैं दोबारा से बचपन का जीवन जीना चाहता हूं, तो वो दोबारा से बच्चा बन गया, है ना, इधर उधर भागने लग गया, दौड़ने लग गया। तो वो डी डिफरेंशिएशन की दोबारा से मेरिस्टेमेटिक उसमें क्या है, कैपेसिटी आगे दोबारा से डिवाइड करने लग गया। पर भाई जाहिर सी बात है, बच्चा ज्यादा दिन तो नहीं बन सकता, डॉक्टर है भाई, उसके ऊपर जिम्मेदारी है बहुत सारी। तो 10-15 दिन के लिए बच्चा बना, फिर से दोबारा है वो डॉक्टर बन गया कि भाई दोबारा से वो डिफरेंशिएट हो गया, फिर से सेल उसके डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है, और इसका एग्जांपल है हेट्रोफिली। एक भी चीज को रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझ के करेंगे। देखो प्लास्टिसिटी क्या होती है कि कोई भी प्लांट एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में या फिर लाइफ फेजेस के रिस्पॉन्स में जो चेंजेस उसमें आ रहे हैं उसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल है हेट्रोफिली। हेट्रो मतलब डिफरेंट और फिली मतलब लीव्स। देखो फाइलोटैक्सी हम पढ़ते हैं ना मोर्फो में, फाइलोटैक्सी, तो फाइलो का मतलब होता है लीव्स, तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स, मतलब लीव्स जो है वो डिफरेंट बिहेव कर रही है। कहां पे डिफरेंट की डिफरेंट एनवायरमेंट होगा तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, डिफरेंट लाइफ फेजेस होंगे तो वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, ठीक है। अब एनवायरमेंट और लाइफ फेजेस का एग्जांपल हम अपने ह्यूमन से भी समझ सकते हैं। जैसे एनवायरमेंट चेंज हुआ कि गर्मी आई तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग, पसीना आना चालू हो जाता है। फिर एनवायरमेंट चेंज होगा, सर्दियां आएंगी तो हमारी बॉडी में शिवरिंग, कंपन, दांत बजने लगते हैं, वो सब हो जाता है, ठीक है। लाइफ फेजेस की बात करें, अब देखो जैसा मैं 5 साल का दिखता था, क्या मैं अब भी वैसा ही दिखता हूं? नहीं भाई, मेरी बॉडी में चेंजेस आ गया है, मेरे है ना हाथ पैर थोड़े ग्रोथ कर गए हैं, मेरे बाल अलग दिखने लग गए, मैं जितना तेज भागता था उससे तेज भागने लग गया हूं, और वे सब चेंज आ गया है। तो एग्जांपल क्या है, देखो एनवायरमेंट की वजह से जो हेट्रोफिली हुई है उसका एग्जांपल बटरकप है, और लाइफ फेजेस की वजह से जो हेट्रोफिली हुई है उसका एग्जांपल कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पर है। और ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए जो अपने को हर हाल में पता होने चाहिए। इसमें वही बताया गया है, देखो ड्यू टू लाइफ फेजेस किसमें हुई थी, लार्कस्पर। ये लार्कस्पर का डायग्राम दिया हुआ है कि भाई जब वो 5 साल का था, जुवेनाइल था, छोटा बच्चा था, तब वो ऐसा था, फिर वो एडल्ट हुआ तो है ना पत्ती उसकी अलग दिखने लग गई, ठीक है। और ये अपना एनवायरमेंट वाला बटरकप में बताया गया है कि एनवायरमेंट चेंज हुआ कि टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे था ऐसा था, फिर एनवायरमेंट चेंज हुआ, पानी में आ गया तो वो कुछ पत्तियां ऐसे दिखने लग गई। और एग्जांपल फिर से मैं बोल रहा हूं, सिर्फ पत्तियों का, लीव्स का दिया हुआ है क्योंकि यहां पे वर्ड ही फिली आ रहा है, तो हेट्रोफिली के ये एग्जांपल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीजीआर की, जिसमें अपने कौन से आ जाएंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन से आ जाएंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन आ जाएंगे, ठीक है। अब इनके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो किसका कैसा होगा, देखो ऑक्सिन वाले होंगे इंडोल कंपाउंड होंगे, ठीक है। साइटोकाइनिन की बात करें एडिनाइन डेरिवेटिव होंगे, एब्सिसिक एसिड की बात करें तो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव होंगे, गिबरेलिक एसिड की बात करें तो टर्पीन्स, और इथाइलिन तो अपने को पता ही है कि एक गैस होती है, ठीक है। अब बारी बारी से इनके बारे में बात करेंगे, पर पहले जान लेते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं या तो ग्रोथ प्रमोटर होंगे या ग्रोथ इनहिबिटर, या तो ग्रोथ को बढ़ाएंगे या ग्रोथ को घटाएंगे, ठीक है। तो ग्रोथ को बढ़ाने में क्या क्या काम करेंगे, देखो सेल डिवीजन करवाएंगे, सेल एनलार्जमेंट करवा देंगे, है ना, ट्रॉपिक ग्रोथ करवा देंगे, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सब करवाएंगे। तो ये कौन कौन करता है, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है। जबकि एबीए यानी एब्सिसिक एसिड की बात की जाए तो ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। और अब यहां पे आपको पूछना चाहिए कि इथाइलिन कहां गया, तो इथाइलिन क्या है भाई, फंडा दोनों में ही काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है, इसमें भी काम कर सकता है, ठीक है। अब हमें बारी बारी से बात करनी पड़ेगी, है ना, किसके बारे में, ऑक्सिन के बारे में, गिबरेलिन के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इथाइलिन के बारे में, सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो ऑक्सिन की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं। तो ऑक्सिन में क्या है, साइंटिस्ट के नाम अपने को याद रखने पड़ेंगे कि बेंडिंग ऑफ कोलियोप्टाइल में बेंडिंग ऑब्जर्व की किसमें, कैनरी ग्रास के, किसने ऑब्जर्व की, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि टिप ऑफ कोलियोप्टाइल पे कुछ तो मामला गड़बड़ हो रहा है। अब क्या मामला गड़बड़ हो रहा है ये आगे आगे धीरे धीरे पता चला कि ऑक्सिन जब आइसोलेट
हुआ किसने, FW वेंट ने किया, कहां से, कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग से। ठीक है, अब नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन की बात करें तो IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटेरिक एसिड ये नेचुरल ऑक्सीजन है, और NAA नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D ये अपना सिंथेटिक ऑक्सीजन हो जाएगा। और ये सारी फुल फॉर्म मैंने जो फुल फॉर्म वाली वीडियो थी जो NCERT जूस वाली सारी वहां पे बताई थी, पर यहां भी आपके सामने ही है, वो जाहिर सी बात है। ठीक है, और ऑक्सीजन के फंक्शन क्या क्या होते हैं या गिबरेलिन के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये जब मैं सारे ये बता दूंगा ना सबके साइंटिस्ट, फिर आपके सामने एक 5-6 मिनट की 4-5 मिनट की एक ट्रिक वाली वीडियो चलेगी, उसमें हम ट्रिक से सीख लेंगे ऑक्सीजन के फंक्शन क्या है, साइटोकाइनिन के क्या है, गिबरेलिन के क्या है, तो वो हम ये अभी इनके बाद चलेगी, उसमें हम ट्रिक में सीख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गिबरेलिन की। गिबरेलिन देखो 100 से ज्यादा गिबरेलिन होते हैं जिनको डिनोट किया गया GA1, GA2, GA3 और सो ऑन, है ना, GA4, GA5 और ये सब। अब गिबरेलिक एसिड किसको बोलते हैं, याद रखना है, GA3 को गिबरेलिक एसिड बोला जाता है, और इसके रिलेटेड आपको साइंटिस्ट याद रखना है, ई कुरोसावा। ठीक है, और यहां पर आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है कि राइस की सीडलिंग में कौन सी बकाने डिसीज हुई थी और किसने कोज की थी, एक फंगस ने जिसका नाम था गिब्रेला फुजिकोराई। अब गिब्रेला यहीं से नाम आ रहा है, गिब्रेलिन आपको पता चल ही गया होगा, और इसके फंक्शन क्या होते हैं गिब्रेलिन के, वो आपके सामने ट्रिक आएगी बाद में, उसकी टेंशन मत लो। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको याद ही करनी पड़ेगी, बिना बात की ट्रिक्स बनाओगे खुद ही फंस जाओगे एग्जाम में, तो भाई कुछ चीजें याद करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे साइंटिस्ट का नाम था F. स्कूग और उसके कोवर्कर भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि तंबाकू की स्टेम में इंटरनोड में, ठीक है, तो कैलस क्या होता है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अब कैलस में प्रोलिफरेशन तभी हो रही थी जब ऑक्सीजन के साथ हम कुछ दे रहे थे। क्या दे रहे थे, या तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या वेस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। अब जाहिर सी बात है इनमें कुछ तो रहा होगा जो ये चीज करवा रहा था, उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो मिलर ने भाई 1955 में क्रिस्टलाइज किया किसको, काइनेटिन, साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस, जिसको काइनेटिन नाम दिया गया। साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, अब काइनेटिन और जिएटिन का फर्क जान लेते हैं। जो काइनेटिन उन्होंने ऑब्जर्व किया मिलर ने, वो कहां से मिला भाई, वो कहां से मिला, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से। ठीक है, हेरिंग क्या होती है, एक तरीके की मछली है, तो मछली के स्पर्म के डीएनए में से वो मिला, मतलब नेचुरली वो प्लांट में नहीं है, उसको काइनेटिन नाम दिया गया। अब नेचुरली इसके जैसा ही क्या चीज थी जो प्लांट में हो रही थी, वो जिएटिन थी, वो नेचुरली हो रहा था। वो कहां से, आइसोलेट या कॉर्न कर्नेल्स एंड कोकोनट मिल्क से। और इसके फंक्शन क्या होते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी ट्रिक आएगी उससे अपने को याद हो जाएंगे। एबी एब्सिसिक एसिड की बात करें तो 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च हुई जिसमें 3 अलग अलग है ना, इनहिबिटर भी मिला, ऐसा सेम प्रॉपर्टी वाला, अब्सिसिन 2 मिला, डोरमिन मिला, है ना। लेटर ऑल क्या है, तीनों ही आइडेंटिकल फाउंड हुए कि तीनों ही है ना सेम ही सी चीज है, सेम ही काम कर रहे हैं, तो इनको एबी एब्सिसिक एसिड का नाम दे दिया गया। अब लास्ट है इथाइलिन। देखो एच कजन, ये भाई साइंटिस्ट के नाम याद ही रखने पड़ेंगे। उन्होंने क्या है, राइपेंड ऑरेंज मतलब बिल्कुल पके हुए ऑरेंज से एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, जो क्या कर रहा था, जो बनाना, जो कच्चे केले थे उसके आसपास उनको भी पका रहा था। मतलब जो पके हुए संतरे हैं उनसे कुछ ऐसा निकल रहा है जो बाकी फलों को भी, बाकी फ्रूट्स को भी पकाने में मदद कर रहा है, तेजी से उनको पका रहा है, राइप करवा रहा है। ठीक है, अब हम इनकी ट्रिक कर लेते हैं, और अपना जो डिलीटेड टॉपिक है वो तो अपने को पढ़ना ही नहीं है, लास्ट वाला, बस इनकी ट्रिक बच जाती है, फिर अपना चैप्टर खत्म। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस पर आदित्य ने सेलिना को रोज का फ्लावर दिया। क्रिसमस से याद आएगा जाइलम डिफरेंशिएशन, पर से याद आएगा पार्थेनोकार्पी, आदित्य एडी से याद आएगा एपिकल डोमिनेंस, सेलिना से याद आएगा सेल डिवीजन, रोज से याद आएगा रूटिंग, और फ्लावर से फ्लावरिंग। देखो गिब्रेलिन हार्मोन को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, GBR। ठीक है, गिब्रेलिन हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, GBR। इतनी सी बात याद रखनी है। अब देखो G से हमें क्या क्या याद आएगा, G फॉर गन्ना, गन्ना यानी शुगर केन, शुगर केन जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रेप्स, ग्रेप्स जहां भी आगे आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है गोभी, गोभी हिंदी में गोभी है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, कैबेज, तो कैबेज जहां भी दिख गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ग्रोसरी, ग्रोसरी से याद रखना है मार्केट पीरियड, मार्केट पीरियड कौन इंक्रीज करता है, गिब्रेलिन। एक एक लाइन एनसीईआरटी की बोल रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट बी से देखो बोल्टिंग इफेक्ट, जहां पर भी आ गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। नेक्स्ट है ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी माल्टिंग प्रोसेस, जहां भी आ गया कि कौन सा हार्मोन यूज होता है तो आंसर है गिब्रेलिन। नेक्स्ट है आर से रोजेट हैबिट, रोजेट हैबिट जहां भी पूछ लिया गया आंसर जाएगा गिब्रेलिन। एक एक पॉइंट पूरा एनसीईआरटी का कवर हुआ है अपना।
नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। देखो साइटोकाइनिन का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब सेल और काइनिन का मतलब डिवीजन। मतलब एक बात तो क्लियर है कि साइटोकाइनिन क्या कराएगा, सेल डिवीजन। अब कहां पे कराएगा, देखो सेल डिवीजन इन शूट पार्ट, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब देखो प्लांट के दो पार्ट होते हैं, रूट पार्ट एंड शूट पार्ट। रूट पार्ट क्या होता है, जमीन से नीचे, और शूट पार्ट क्या होता है, जमीन से ऊपर। तो जमीन से ऊपर प्लांट के किसी भी पार्ट के आगे लिख दिया उन्होंने सेल डिवीजन, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब देखो एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट एक एक लाइन कैसे कवर करेंगे। देखो सेल डिवीजन इन शूट बड्स, आंसर साइटोकाइनिन, क्योंकि शूट यहां पे लिखा ही आ गया। सेल डिवीजन इन लीव्स, अब लीव्स कैसा पार्ट है, शूट पार्ट है, और सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो आंसर है साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन लेटरल शूट्स, अब यहां पे ऑलरेडी आ गया शूट्स आ गया, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन फ्रूट्स, फ्रूट्स भी कैसा पार्ट है, शूट, मतलब जमीन से ऊपर का पार्ट है, और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी शूट, जमीन से ऊपर का पार्ट है, और क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन इन एडवेंटिशियस शूट, फिर से शूट आ गया और सेल डिवीजन हो रही है तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। अब ये एक इंपॉर्टेंट लास्ट याद रख लेना, लीफ सेनेसेंस। लीफ की सेनेसेंस, स्पेशली सेनेसेंस में स्पेशली लीफ की पूछ ली जाए तो लीफ कैसा पार्ट है, शूट का पार्ट है, तो आंसर जाएगा साइटोकाइनिन। लीफ सेनेसेंस पे स्टार लगा लेना, इसको अलग से याद रख लेना। नेक्स्ट देखो अब्सिसिक एसिड यानी ABA, इसके फंक्शन को कैसे याद रखें। देखो जब भी घर के बाहर लड़ाई होती है या घर के बाहर बोल लो दंगे चल रहे हैं, तो घर के दरवाजे कौन बंद करता है, घर के दरवाजे बंद करता है अब्बा, है ना, सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए अब्बा, अब्बा यानी फादर, जो अब्बा होते हैं वो घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। अब्बा क्लोजेज डोर्स इन स्ट्रेस, स्ट्रेस यानी घर के बाहर तनाव का माहौल चल रहा है तो अब्बा ने क्या किया, दरवाजे बंद कर लिए। तो सेम देखो, सेम इसी लाइन को चिपका देना है। डोर्स, डोर्स कैसे दिखते हैं, स्टोमेटा जैसे, जो स्टोमेटा होता है वो आपने देखा होगा डायग्राम में, वो दरवाजे जैसे ही तो होते हैं। तो ABA से हमें याद आएगा अब्सिसिक एसिड क्लोजेज स्टोमेटा इन स्ट्रेस। अब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है स्ट्रेस के माहौल में। और एक इसमें आगे ये भी याद रख लेना कि ABA इज इक्वल टू AGA। ABA यानी अब्सिसिक एसिड और AGA यानी एंटी गिबरेलिक एसिड। जो ABA होता है वो एंटी गिबरेलिक एसिड होता है। लास्ट है इथाइलिन। अब देखो इसको आप FM करके भी याद रख सकते हो, पर EMF ज्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें इथाइलिन भी कवर हो जाता है। EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा बायो में यार, EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। E से याद आएगा इथाइलिन, M से मोटा, F से फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन, फीमेलनेस। अब ये मोटा समझा देता हूं, मोटा मतलब लेटरल ग्रोथ, ये लेटरल ग्रोथ कराता है, वर्टिकल नहीं कराता, मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है ना। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एक जैसे लग रहे हैं ना, मोटा होना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग मतलब मोटा होना, मतलब ऊपर को ग्रोथ नहीं हो रही प्लांट की, ये साइड वाइज ग्रोथ करा रहा है। और F से हमें याद आ जाएगा फ्लावरिंग, फ्रूट मैच्योरेशन एंड फीमेलनेस। फीमेलनेस किसमें, ककंबर में, याद रख लेना, एनसीईआरटी में लिखा हो।